हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th एसएसटी में चैप्टर नंबर 4 वर्ल्ड हिस्ट्री। तो देखो, इस जो अपने ये जो चैप्टर है इसमें नए सिलेबस के हिसाब से क्या क्या टॉपिक करने हैं, तो सिर्फ एक ही टॉपिक अपन को इस पूरे चैप्टर में से करना है, वो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। हालांकि थोड़ा बड़ा टॉपिक है लेकिन सिर्फ ये एक ही टॉपिक है, इसके अलावा जितने भी और टॉपिक है वो सारे कट हो चुके हैं। साथ ही में ये जो चैप्टर है वो आपके सिर्फ 2 मार्क्स का है, तो एक क्वेश्चन आएगा आपके 2 मार्क्स का इसमें से, तो अच्छे से समझे। एक ही वीडियो में ये जो अपने चैप्टर का ये एक टॉपिक है वो अपन कंप्लीट भी कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या होता है। तो सबसे पहले ये देखते हैं रिवॉल्यूशन क्या होता है। तो किसी भी चीज में एकदम ड्रास्टिक चेंज आना, बड़ा चेंज आना, एक लार्ज चेंज आना, उसे अपन क्या कहेंगे, रिवॉल्यूशन कहेंगे। जैसे आपने हिस्ट्री में रिवॉल्यूशन सुने, आपने ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में सुना होगा। जब क्रॉप प्रोडक्शन जो थी वीट की बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ गई थी तो उसे क्या बोला गया, ग्रीन रिवॉल्यूशन बोला गया। ठीक वैसे के वैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या है, इंडस्ट्रीज में रिवॉल्यूशन होना। अब इंडस्ट्री में क्या चेंजेस होंगे, तो देखो इनिशियली जो ह्यूमन लोग थे या फिर जो भी अपने यहाँ पर जो भी इंडस्ट्री वगैरह होती थी या जो भी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होता था, उसमें जो भी एनर्जी चाहिए होती थी वो मैन पावर या मसल्स पावर से, चाहे वो ह्यूमन की हो चाहे वो किसी एनिमल से ऑब्टेन की जाए, इस तरीके से अपन क्या करते थे, काम चलाते थे। तो राइट फ्रॉम द राइज ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन टू द 19th century, एंटायर एक्टिविटी अक्रॉस द वर्ल्ड परफॉर्म बाय टूल्स ऑपरेटेड बाय ओन और अदर मसल्स पावर। अदर मसल्स पावर मतलब जो एनिमल्स वगैरह उनको यूज करते थे। ह्यूमन लेबर और एनिमल्स वर द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, और एनर्जी का सोर्स क्या होता था, या तो ह्यूमन का खुद का हार्डवर्क या फिर कोई एनिमल से काम करवाते थे। और इसी वजह से प्रोडक्शन जो है वो कम होता था, और जो है ज़्यादा लेबर रिक्वायर्ड होता था और ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता था। मतलब टाइम और लेबर के रेशियो के हिसाब से प्रोडक्शन कम था, अगर इन शॉर्ट अपन कहे तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से क्या हुआ, सबसे पहले तो ये चीज में चेंज हुआ कि जो सोर्स ऑफ एनर्जी जो अभी तक सिर्फ और सिर्फ क्या थी, मसल्स पावर, वो चेंज होकर किस में कन्वर्ट हो गई, मशीन में। और वो मशीन वगैरह जो थी वो भी जनरली किससे ऑपरेटेड होती थी, दूसरी एनर्जी से, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हुई, कोल पावर से हुई। इससे क्या करते थे, वो मशीन जो थी वो चलाते थे, और इससे सडनली कम टाइम लगने लगा, ज़्यादा लेबर, मतलब ज़्यादा लेबर के कंपेयर में कम लेबर की रिक्वायरमेंट थी, और प्रोडक्शन जो था वो बढ़ गया, और ये ड्रास्टिक प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट हुआ, इसलिए इसको क्या बोला गया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाज द चेंज इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस इन विच हैंडीक्राफ्ट, मतलब जहां अपन हाथ से काम लेते थे, वॉज रिप्लेस बाय मशीन। उसकी जगह अपन क्या यूज करने लगे, मशीन यूज करने लगे। वेयर वेयर वर ऑपरेटेड बाय एनर्जी अदर देन मसल्स पावर, मतलब मसल्स पावर की जगह कोई दूसरे पावर से वो क्या होती थी, मशीनें ऑपरेटेड होती थी, जैसे स्टीम, इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा, इनसे ऑपरेट होने लगी। और ये ही चीज क्या कहलाई, इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन। और इसी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से क्या हुआ, मोर पावरफुल एंड मोर रैपिड इकोनॉमिक और टेक्निकल डेवलपमेंट हुआ। मतलब इकोनॉमी में भी एक बूस्ट की तरफ आया, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता था तो बहुत ज़्यादा अर्निंग होती थी। और साथ में टेक्नोलॉजी में भी बहुत चीज़ों में चेंजेज आए। सिर्फ जिन चीज़ का प्रोडक्शन था उसी चीज़ से रिलेटेड चेंजेस नहीं हुए, और भी चेंज हुए, जैसे ट्रांसपोर्टेशन में चेंजेज हुआ, कम्युनिकेशन में चेंजेज हुआ, और अपने लोगों के जो रहन सहन में वो चेंजेज हुआ, अर्बन और जो रूरल जो पॉपुलेशन थी उसमें चेंजेज हुआ। ठीक है, बैंकिंग सिस्टम डेवलप हुआ, तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। वो सब डेवलपमेंट अपन को किस कैटेगरी में आता है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो अपना है कि चेंज आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, मतलब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले और बाद में क्या चेंजेज हुए। तो सबसे पहला चेंज था कि प्रोडक्शन बाय पावर सप्लाइड बाय मशीन इंस्टेड ऑफ हैंड और मसल्स पावर। पहले हैंड और मसल्स पावर यूज करते थे, चाहे वो ह्यूमन की थी या किसी एनिमल की। अब उसकी जगह मशीन यूज करने लगे, और वो मशीन पावर सप्लाइड से चलती थी, बोले तो इलेक्ट्रिसिटी से या किसी और वे से चलती थी। नेक्स्ट है आयरन और स्टील प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हुआ। अब क्योंकि मशीनें जो है वो आपको सबको पता है किसकी बनेगी, आयरन की, तो पहले तो आयरन का जो डिमांड थी वो बढ़ी। फिर बाद में लगने लगा कि आयरन की मशीन जो होती है वो ज़्यादा भारी होती है, उसमें रस्टिंग की प्रॉब्लम होती है, तो फिर स्टील प्रोडक्शन जो हुआ वो इंक्रीज हुआ। स्मॉल एग्रीकल्चर फार्म कन्वर्ट इनटू लार्ज फार्म ड्यू टू पावर रन मशीन,
जो जहाँ पर पहले छोटे छोटे से एग्रीकल्चर फार्म थे, अब मशीनें आने की वजह से ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगे, तो वो लार्ज फार्म में क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए। बैंकिंग सिस्टम डेवलप हुआ क्योंकि जो करेंसी थी उसका जो फ्लो था वो बढ़ गया, उसको हैंडल करने के लिए क्या होने लगा, बैंकिंग सिस्टम में डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ स्टीम। स्टीम के डेवलपमेंट की वजह से कोल जो था उसको क्या करते थे, यूज करके वाटर से स्टीम जनरेट करते थे और फिर उस स्टीम से इंजन बनाया और उसी स्टीम ओरिएंटेड कुछ मशीन भी बनाई गई जिससे ट्रांसपोर्टेशन भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। स्टीम पे बेस्ड पहले तो शिप वगैरह बनाए गए, उसके बाद स्टीम इंजन पे बेस्ड क्या बनाई गई, रेलगाड़ी वगैरह बनाई गई, तो वो उससे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो था वो बहुत ही क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड एंड ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिंग मैकेनिज्म वॉज डेवलप। अब क्योंकि इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो ऑब्वियस थिंग है किसी लोकल जगह पर तो सारा कंजप्शन होगा नहीं, उसे बाहर भी ट्रेड किया गया, तो फिर इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हुए ताकि कंट्रीज़ के बीच में क्या हो, ट्रेड जो व्यापार वगैरह हो रहा है, वो बिजनेस वगैरह हो रहा है, वो अच्छे से हो पाए। नेक्स्ट है देयर वाज मोर प्रोडक्शन एंड लेस ह्यूमन लेबर। मतलब जहाँ पहले ह्यूमन लेबर ज़्यादा लगता था और टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होता था और प्रोडक्शन उस रेशियो में नहीं होता था, अब उल्टा होने लगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होता था, ह्यूमन लेबर कम था और टाइम भी कम लगता था। ठीक है, तो ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद में चेंजेज हुए। नेक्स्ट अपने चैप्टर की हेडिंग है व्हाई डिड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट फ्रॉम इंग्लैंड। कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड से ही क्यों स्टार्ट हुआ, बाद में तो वो सब जगह हुआ लेकिन पहले इंग्लैंड में ही क्यों हुआ, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। तो जो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि अगर ये क्वेश्चन आता है आपके, जैसे कि ये चैप्टर 2 नंबर का ही है और 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो आप मेनली तो क्या इन सब की हेडिंग है तो जरूर लिखें और उनमें थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से शॉर्ट में उसको लिखने की कोशिश करें। तो पहले अपन अच्छे से समझ लेते हैं ताकि अपन कुछ लिख पाएंगे उसमें। तो सबसे पहले है कि लार्ज कॉलोनियल एम्पायर। सबसे पहले आप सब जानते हैं कॉलोनियल का मतलब यहाँ हिस्ट्री में कुछ और है। अगर कोई एक पर्टिकुलर कंट्री किसी दूसरी कंट्री की इकोनॉमी, मिलिट्री, वहाँ का पॉलिटिकल मतलब कंट्रोल जो होता है सब कुछ वही हैंडल कर रही है, तो वो कंट्री उस पर्टिकुलर कंट्री की क्या कहलाती थी, कॉलोनी कहलाती थी। जैसे अपने इंडिया जो है वो किसकी थी, इंग्लैंड की एक कॉलोनी थी। और उस समय दो बहुत ही फेमस कंट्री थी, एक इंग्लैंड और एक फ्रांस, जिनकी बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या थी, कॉलोनीज थी दूसरे जगह पर, जिसमें इंग्लैंड की सबसे ज़्यादा थी। तो ये एक कारण था। इंग्लैंड वॉज द बिगेस्ट कॉलोनियल पावर फ्रॉम कॉलोनियल रीजन। अब क्या फायदा था इतने ज़्यादा कॉलोनियल पावर से, तो वहाँ से जितनी भी जगह होती थी वहाँ से उनको रॉ मटेरियल मिल जाता था। फिर ये इंग्लैंड में क्या करते थे कि जो मतलब मशीनरी वगैरह थी उससे उसको क्या करते थे, गुड्स में कन्वर्ट करते थे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते थे, वापस कॉलोनियल में जाकर बेच भी देते थे। तो कॉलोनी से उनको रॉ मटेरियल भी मिल जाता था और वापस उसको सेल करने का मार्केट भी मिल जाता था। सेकेंड है अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन और कोल माइंस। आपको सबको पता है कि मशीनरी इंडस्ट्री में जो है उनको चलाने के लिए कोल और बनाने के लिए आयरन की बहुत अमाउंट चाहिए होती थी। और इंग्लैंड में नेचुरली जो है, इंग्लैंड और इंग्लैंड के आसपास की जो जगह थी वहाँ पर आयरन और कोल की बहुत सारी क्या थी, माइंस थी, जिससे उनको सफिशिएंट अमाउंट में कोल और जो अपने आयरन मिल जाता था। नेक्स्ट है प्रोडक्शन इन अकॉर्डेंस विद द कंजप्शन। देखो मैंने अभी बताया कि दो ऐसी कंट्री थी, एक थी इंग्लैंड और एक थी फ्रांस। तो फ्रांस में भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जैसा कुछ स्टार्ट हुआ, लेकिन फ्रांस में जो इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी वो सारे ऐसे गुड बेचती थी जो लग्जरी गुड थे। अब लग्जरी गुड्स में क्या होते हैं, वो हर कोई तो अफोर्ड कर नहीं पाता, तो सिर्फ वो कुछ ही लोग खरीदते थे। जबकि इंग्लैंड जो है वो ऐसे सामान बनाता था जो आम लोग क्या कर सके, खरीद सके, और उन्हें सस्ते दामों में भी अवेलेबल करवाता था, जिससे उनका प्रोडक्शन तो बढ़ा, साथ में उनका कंजप्शन भी बढ़ा। सपोज करो कि सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ता, मतलब प्रोडक्शन करने की एबिलिटी बढ़ी और उसे कंज्यूम करने वाला कोई नहीं होता, तो कितने दिन वो प्रोडक्शन करते। तो इंग्लैंड जो था उनका जो गुड्स था, जो सामान था, वो ऐसा था, सस्ता भी था और हर जनों को चाहिए होता था। इस वजह से उनके प्रोडक्शन के साथ साथ कंजप्शन भी बढ़ा और यही वजह की प्रोडक्शन और बढ़ाना पड़ा। तो इंग्लैंड प्रोड्यूस काइंड ऑफ गुड्स दैट ऑलवेज रिमेन इन हाई डिमांड, सो कंजप्शन ऑलवेज क्या रहता था, हाई रहता था। इंग्लैंड हैव अ वे ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एट लो कॉस्ट। वो कम कॉस्ट पे अवेलेबल करवाते थे, जिससे जो कॉमन पीपल थे वो आसानी से क्या कर सकते थे, परचेज कर सकते थे। ड्यू टू बोथ इन इंग्लैंड प्रोडक्शन इज अकॉर्डिंग टू कंजप्शन, और इसी वजह से जितना कंजप्शन मतलब प्रोडक्शन बढ़ा और साथ में कंजप्शन भी बढ़ा, तो वो साथ साथ में बढ़ रहे थे।
फ्रांस में भी ये था, लेकिन फ्रांस जो था वो सिर्फ और सिर्फ क्या बनाता था, लग्जरी गुड बनाता था, जिनकी कंजप्शन सिर्फ बड़े लोगों के तक लिमिट रही, आम आदमी उसे इस्तेमाल नहीं करता था, तो उन्हें इतनी अर्निंग नहीं हो रही थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अपने अवेलेबिलिटी ऑफ सेमी स्किल्ड लेबर। तो देखो अब क्या था कि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से जस्ट पहले फॉडल सिस्टम चला करता था, जिसमें जो बड़े बड़े लोग थे वो क्या करते थे, जमीनें देते थे दूसरे लोगों को, और फिर बदले में ज़मीन के बदले में उनकी सर्विस, उनकी लॉयल्टी, ये सब रखते थे, और फिर वो लोग उनकी ज़मीन पे काम करते थे, और वो मन माने ढंग से उनको क्या करते थे, अपनी जगह पर काम करवाते थे। जब इंग्लैंड में फॉडल सिस्टम जो था वो एंड हो गया, तो उसके बाद वहाँ से जो लोग थे वो सारे के सारे सिटीज में क्या कर गए, माइग्रेट कर गए, और जब माइग्रेट किए तो उनको भी काम चाहिए था, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में मशीन वगैरह चलाने के लिए भी क्या चाहिए थे, मतलब लेबर चाहिए था, और ऐसे लोग चाहिए थे जो पूरी तरह से स्किल्ड हो, ऐसा जरूरी नहीं हो, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं पहले कुछ ना कुछ काम किया हो, तो सेमी स्किल्ड होने चाहिए थे, और ऐसे वो सब लोग थे। तो जैसे ही फॉडल सिस्टम एंड हुआ तो इंग्लैंड में लार्ज नंबर ऑफ सेमी स्किल्ड लेबर जो थे वो, मतलब लोग थे वो माइग्रेट किए सिटीज में। अब वो क्या करते थे, इन जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के समय जो मशीनें वगैरह यूज हुई उनको वो चला सकते थे, तो जो लोग चाहिए थे वो भी अवेलेबल थे, किसके अंदर, इंग्लैंड के अंदर। नेक्स्ट है फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड वॉर। देखो फ्रेंच रिवॉल्यूशन और वॉर की वजह से इंग्लैंड जो था उसे अपने सोल्जर और अपने जो साथी जो कंट्रीज थी उनके सोल्जर की जो डिमांड थी वो फुलफिल करनी थी, और ये फुलफिल करने के लिए भी उसने अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहा, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने इसको भी क्या किया, सपोर्ट किया। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। देखो मशीन लगाना, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करना, ये सब करने के लिए क्या चाहिए, कैपिटल बोले तो पैसा चाहिए। ठीक है, और इंग्लैंड के पास वो भी था, तो इंग्लैंड जो था वो उसके पास कैपिटल काफ़ी था, तो वो नई इंडस्ट्री आसानी से क्या कर सकते थे, एस्टेब्लिश कर सकते थे बाकी यूरोपियन कंट्री के कंपेयर में। और वहाँ के जो बिजनेसमैन थे वो क्या करते थे, लोगों को पैसा देते थे, किस लिए, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, तो पैसों की भी उनके पास कोई कमी नहीं थी। नेक्स्ट है इंग्लैंड की जो जियोग्राफिकल लोकेशन थी वो भी सुटेबल थी। इंग्लैंड जो है वो चारों तरफ से वाटर से कवर्ड था, और इसकी वजह से जो अदर कंट्री थी वो जो थी उनके ऊपर क्या नहीं करती थी, अटैक नहीं करती थी, मतलब अटैक कम करती थी, क्योंकि उनके पास वो चारों तरफ से उस समय, अभी जो जितना पोर्टल सिस्टम, ये नेवल सिस्टम जितना डेवलप है, उतना उस समय पोर्ट वगैरह नेवल सिस्टम इतना डेवलप था नहीं, तो इंग्लैंड बाकी कंट्री के कंपेयर में ज़्यादा सेफ था, किससे, अटैक से। और साथ में ये जो चीज़ें थी पानी वानी के जो, तो थोड़ा बहुत जो पोर्ट सिस्टम जो डेवलप था वो लोग किस लिए यूज करते थे, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो इंग्लैंड चारों तरफ से जो पानी से घिरा होने की वजह से, कोस्टल एरिया होने की वजह से, एक तो वो अटैक से सेफ था, एक वो पोर्ट डेवलप कर पा रहा था, और इन दोनों की वजह से उसका सिर्फ फोकस किस पे रहता था, इंडस्ट्री पे, तो उसने इंडस्ट्री को डेवलप किया, और इन तीनों कारण की वजह से इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो था वो और बढ़ा। तो उसकी जो जियोग्राफिकल लोकेशन थी उसने भी सपोर्ट किया, किसमें, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में। ठीक है, नेक्स्ट है एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन। जब अभी अपन थोड़ी देर बाद में ये देखेंगे, जैसे ये नेक्स्ट टॉपिक है कि किन किन इंडस्ट्री में नए नए रिफॉर्म और इन्वेंशन हुए, तो आपको सबसे पहले क्या पढ़ा जाएगा, एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट रहे। तो जितना ज़्यादा एग्रीकल्चर में रिवॉल्यूशन हुआ उतना ही ज़्यादा क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। ठीक है, तो ये एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे थे। तो इंग्लैंड में उस समय एग्रीकल्चर में रिवॉल्यूशन हुआ, साथ ही साथ में वो फिर किस में दिखने लगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी दिखने लगा। नेक्स्ट है प्रमोट साइंटिफिक इन्वेंशन। देखो उस समय क्या होता था कि अगर कोई साइंटिस्ट कुछ डिस्कवरी वगैरह करता था, तो एक तो वहाँ के पॉलिटिकल्स वगैरह जो पावर वगैरह थी वो उनको थोड़ी प्रॉब्लम देती थी। एक साइंस को उस समय एंटी रिलीजन की तरह माना जाता था, क्योंकि जैसे ही कुछ डिस्कवरी होती थी तो पता चलता था कि भाई ये तो गॉड ने नहीं, साइंस की वजह से हुआ, तो लोग थोड़ा अजीब थे। तो इंग्लैंड जो था वो बाकी यूरोपियन कंट्री के कंपेयर में अपने साइंटिस्ट को ज़्यादा फ्रीडम देता था पॉलिटिकल और रिलीजियस
इंटरफेरेंस से, और इस वजह से साइंटिस्ट वहाँ अच्छे से काम कर पाए और क्या कर पाए, साइंटिफिक इन्वेंशन कर पाए। क्योंकि साइंटिफिक इन्वेंशन होगा तो नई नई मशीन बनेगी, और नई नई मशीन बनेगी तभी तो क्या होगा, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, और इन 9 कारण की वजह से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ, इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट अपना टॉपिक है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के समय किन किन इंडस्ट्री और किन किन सेक्टर में नए नए रिफॉर्म्स हुए। तो अपन को ये 5 ऐसी कैटेगरी है जिसमें इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के समय नए नए इन्वेंशन हुए। एग्रीकल्चर सेक्टर में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, आयरन इंडस्ट्री में, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में और कम्युनिकेशन सेक्टर में। तो अपन को देखना है कि कौन कौन से रिफॉर्म और इन्वेंशंस हुए। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले अपन कि फार्मिंग इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसमें क्या क्या इन्वेंशन हुए। तो एग्रीकल्चर जो था वो फर्स्ट सेक्टर था जहां पे रिफॉर्म स्टार्ट हुए। मतलब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होने के पहले या साथ साथ सबसे पहले रिफॉर्म किस में हुए थे, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में। इवन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नॉट पॉसिबल विदाउट एग्रीकल्चर। अगर एग्रीकल्चर में ये रिवोल्यूशन नहीं हुए होते तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी नहीं हुआ होता। अब देखो क्या हुआ, डेवलपमेंट ऑफ फैक्ट्री सिस्टम। सबसे पहले फैक्ट्री सिस्टम डेवलपमेंट हुआ जिससे पॉपुलेशन जो थी वो शहरों में बढ़ गई, और शहरों में बढ़ी तो फिर डिमांड ऑफ ग्रेन और कॉटन फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज इंक्रीज हुई, और इनको फुलफिल करने के लिए नई टेक्निक जरूरी थी जो ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके। और नई टेक्निक के लिए फिर एग्रीकल्चर में नए नए डिस्कवरी हुई, और उन डिस्कवरी की वजह से क्या हुआ कि एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन बढ़ा, और उसकी वजह से फिर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी बढ़ा। एक और, इन ऑर्डर टू गेट मोर प्रॉफिट पीपल हैड स्टार्टेड इन्वेस्टिंग कैपिटल्स इन एग्रीकल्चर। लोगों को लगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करके ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इस वजह से भी एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या हुए, रिफॉर्म्स हुए, और बाद में वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में चेंज हो गए। अब कौन कौन सी टेक्निक हुई, तो सबसे पहला नाम है जेथरो टल। जेथरो टल करके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने ऐसे बोले कि सीड जो अपन ऐसे सॉइल में ग्रो करवाते हैं, मतलब सॉइल में डालते हैं, तो सीड डालने के लिए एक मशीन बनाई जिसका नाम था सीड ड्रिल मशीन। ठीक है, नेक्स्ट है अपने टाउनसेंड। टाउनसेंड जो थे उन्होंने क्रॉप साइकिल के बारे में बताया जिससे लोग ये समझ पाए कि सॉइल की फर्टिलिटी को ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए कैसे यूज कर सके। फिर एक साइंटिस्ट थे विटन, उन्होंने जो अपना जो ग्रेन होता है, जब ग्रेन की क्रॉप से ग्रेन को क्या करना पड़ता है, सेपरेट करना पड़ता है, तो वो सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक थी वो पहले हाथ से होती थी। उन्होंने मशीन बनाई जिससे ज़्यादा जल्दी क्या होने लगे, ग्रेन को सेपरेट किया जा सकता था। रॉबर्ट बैकबेल करके थे, उन्होंने क्या की, एनिमल हस्बेंड्री की नई टेक्निक डेवलप की जिससे क्या होते थे, जो जो एनिमल्स अपने यूज होते थे एग्रीकल्चर में उनकी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की ब्रीड डेवलप की गई, और इनसे उनसे होने वाला जो भी बेनिफिट था, चाहे वो किसी चीज़ का प्रोडक्शन था चाहे लेबर के फॉर्म में था, वो बढ़ा, और इससे भी एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या होने लगे, ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा। नेक्स्ट है अपने साइरस मैककॉर्मिक। साइरस मैककॉर्मिक जो थे उन्होंने ऑटोमेटिक हार्वेस्टिंग मशीन बनाई जो फसल को काटने के लिए, हार्वेस्ट का मतलब फसल को काटना, और फसल को काटने के लिए वो अपने आप ही फसल को काटती थी। पहले क्या करते थे, लोग अपने हाथ से काटते थे, और इन्होंने जो मशीन थी वो मशीन अपने आप ही फसल को काटती थी, तो जल्दी जल्दी क्या होने लगी, हार्वेस्टिंग की जो स्पीड थी वो बढ़ गई। तो ये कुछ रिफॉर्म थे जो एग्रीकल्चर सेक्टर में हुए। तो ये आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म के बारे में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है अपने न्यू इन्वेंशन इन कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो देखो एग्रीकल्चर जो था वो अपने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से जुड़ा हुआ था, लेकिन अगर उसको जाने दिया जाए और अगर देखा जाए कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की जो मशीनें बनी थी उसमें, और वो सबसे पहले कहाँ यूटिलाइज की गई और कहाँ पर वो ज़्यादा मतलब ऐसे जो था प्रोडक्शन बढ़ाया गया, तो वो थी कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन मेनली स्टार्टेड विथ कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। देखो पहले क्या होता था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में नई एस्टेब्लिश थी, तो उससे पहले जो इंग्लैंड जो थी वो इंडिया से क्या करता था, कॉटन क्लॉथ क्या करता था, इंपोर्ट करता था। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट हो गया तो उन्होंने कॉटन क्लॉथ के साथ साथ कॉटन को क्या करने लगा, इंपोर्ट करने लगा। बेसिकली वो इंडिया से कॉटन ले जाते थे और वहाँ पर उसको क्या करते थे, गुड्स में कन्वर्ट करते थे, मतलब उससे सामान बनाते थे। और ये करने के लिए उन्हें क्या चाहिए थी, मशीनें वगैरह चाहिए थी। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में नई नई तरह की क्या की गई, मशीन इन्वेंट की गई जो इस कॉटन को, इस रॉ मटेरियल को क्या किए जाए,
उसे कन्वर्ट करे किसके अंदर, गुड्स के अंदर कन्वर्ट करे। ठीक है, तो कुछ इन्वेंशन अपन को देखनी है। तो सबसे पहला है जॉन के, इन्होंने फ्लाइंग शटल लूम करके एक बनाया था, जिससे कम समय में बहुत ही वाइड क्लॉथ क्या कर सकते थे, बना सकते थे। जेम्स हरग्रीव्स करके एक थे, जिन्होंने एक मशीन बनाई थी स्पिनिंग जेनी, और इस मशीन की वजह से एक ही आदमी मल्टीपल थ्रेड को क्या कर सकता था, बुनाई करके कपड़ा बना सकता था। रिचर्ड आर्कराइट करके एक थे, जिन्होंने वाटर फ्रेम बनाया, और ये वाटर फ्रेम की वजह से क्या करते थे कि कंपेरेटिवली हाथ से जो थ्रेड बनते थे उनसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग थ्रेड बनाने लगे, और स्ट्रॉन्ग थ्रेड होंगे तो जो क्लोथ भी बनेंगे वो भी अच्छे बनेंगे। ठीक है, सैम्यूल क्रॉम्पटन जो थे, उन्होंने स्पिनिंग म्यूल बनाया, जिससे मतलब थ्रेड पतले भी रहते थे और ज़्यादा क्या थे, स्ट्रॉन्ग थे। इनसे कपड़ों में ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आने लगी। नेक्स्ट था एडमंड कार्टराइट, और ये जो थे उन्होंने एक पावर लूम बनाया जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता था, मतलब ये मशीन इलेक्ट्रिसिटी से चलती थी, तो कम ह्यूमन लेबर की क्या थी, नीड थी। तो ये अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में था। ठीक है, नेक्स्ट है न्यू टेक्नोलॉजी इन आयरन इंडस्ट्री। तो देखो आयरन इंडस्ट्री में क्या चेंजेज हुए। तो देखो आयरन की जहाँ तक बात है, इंग्लैंड में रॉ मटेरियल तो काफ़ी था, लेकिन जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो उसके साथ आयरन की जो डिमांड बढ़ी थी, वो डिमांड को आयरन जिस तरीके से ट्रेडिशनली निकालते थे उस तरीके से आयरन का प्रोडक्शन इतना नहीं हो पा रहा था कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से जो होने वाली डिमांड को फुलफिल कर सके। यही वजह है कि बहुत सारे नए इन्वेंशन किए गए, जिससे आयरन इंडस्ट्री में क्या हुए, चेंजेज आए। तो वो अपन को इन्वेंशन देखने हैं। तो सबसे पहले अब्राहम डार्बी करके एक थे, उन्होंने ब्लास्ट फर्नेस बनाई थी। अब साइंस में हायर क्लासेज में मेटलर्जी करेंगे। मेटलर्जी का मतलब होता है कि जो माइनिंग से अपन निकालते हैं उन्हें कहते हैं मिनरल्स, और किसी पर्टिकुलर मिनरल से अगर कोई अपन मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकें तो उस मिनरल को कहते हैं ओर, और ओर से मेटल बनाने का जो पूरा प्रोसीजर होता है उसे क्या कहते हैं, मेटलर्जी कहते हैं। तो ट्रेडिशनली जो अपन ओर निकालते थे, ओर से आयरन बनाते थे, तो वो आयरन की प्योरिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। लेकिन अब्राहम डार्बी ने जो अपने एक ब्लास्ट फर्नेस करके बनाई, और इस ब्लास्ट फर्नेस को आयरन की रिफाइनिंग में यूज किया जाता था, और बहुत ही हाई क्वालिटी के आयरन जो था वो प्रोडक्शन होने लगा। इस डिस्कवरी को मेटलर्जी के फील्ड में रिवोल्यूशनरी माना जाता है। डार्बी ने रॉट आयरन बनाया था, किससे, पिग आयरन से। ऐसा बनाने की मशीन भी उन्होंने क्या की थी, डेवलप की थी। हेनरी कॉट करके थे, उन्होंने पर्लिंग फर्नेस बनाया, जिससे क्या कर सकते थे कि इम्प्योरिटी को क्या कर सकते थे, हटा सकते थे, और इससे हाई क्वालिटी का आयरन बन सकता था। ठीक है, ही ऑल्सो इन्वेंटेड रोलिंग मिल। इन सब की आप फोटो वगैरह अगर देखना चाहें तो गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं। वैसे मशीन फ्रॉम बाय आयरन हैज़ टू प्रॉब्लम। अब देखो एक और चीज़ थी आयरन रिवोल्यूशन में, एक अपन आयरन इंडस्ट्री में जो चेंजेज हुए थे उसमें अपन को एक और चीज़ करनी है कि जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के समय स्टार्टिंग में जो मशीन बनी थी वो आयरन से बनाते थे, और आयरन से बनी मशीन में दो प्रॉब्लम थी। एक तो वो बहुत भारी होती थी, और एक उनमें क्या लगती थी, रस्टिंग लगती थी। और इन दोनों को सॉल्व करने के लिए मतलब क्या बनाया गया, अपने स्टील बनाया गया। स्टील जो होता है वो आयरन के कंपेयर में हल्का होता है, और उसमें रस्ट भी नहीं लगती। एक हेनरी बेसेमर करके थे साइंटिस्ट, उन्होंने क्या किए थे, स्टील मेकिंग की नई मेथड क्या की, डेवलप की, जिसमें रॉट आयरन को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट किया जाता था, स्टील में। ठीक है, अगर आप में से नहीं जानते कोई लोग, तो स्टील बनाने के लिए क्या किया जाता है, आयरन में कार्बन मिक्स किया जाता है। कार्बन और आयरन का एलॉय होता है, क्या कहते हैं, स्टील। इसके अलावा भी और भी तरीके हैं, निकल भी यूज कर सकते हैं, क्रोमियम भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारे इन्वेंशन जो थे वो आयरन इंडस्ट्री से रिलेटेड थे। ठीक है, नेक्स्ट है अपना इन्वेंशन इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर। ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में क्या क्या इन्वेंशन हुए। तो देखो जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने लगा, ट्रेड बढ़ने लगा, तो एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करना पड़ता है, जो भी गुड्स वगैरह है, जो भी रॉ मटेरियल है, वो ट्रांसफर करना पड़ रहा था। और जो ट्रेडिशनल मोड थे ट्रांसपोर्टेशन के, वो अगेन इस कंडीशन को या इस नीड को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। तो नए तरीके ढूंढे गए ट्रांसपोर्टेशन के, जैसे रेल सिस्टम डेवलप हुआ, कैनाल बनाई गई, बहुत सारी बोट सिस्टम डेवलप किया गया। तो स्कॉटिश
इंजीनियर थे मैक एडम, उन्होंने सबसे पहले क्या की, रोड कंस्ट्रक्ट की। अब रोड के कंस्ट्रक्ट करने से, रोड बनाने के लिए क्या करते थे, 3 लेयर में बनाते थे। सबसे ऊपर स्टोन, उसके ऊपर स्मॉल रॉक और उसके ऊपर क्या बनते थे, सॉइल। ये से 3 लेयर में उन्होंने क्या करने लगे, रोड को कंस्ट्रक्ट करने लगे। अब रोड कंस्ट्रक्शन से जो स्पीड थी ट्रांसपोर्टेशन की, वो क्या हो गई, बढ़ गई। टू मेक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हैवी गुड, अब देखो जो भारी भारी भरकम जो थे गुड्स थे, उनको इधर उधर ट्रांसपोर्ट करना, और वो भी कम कॉस्ट पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए कैनाल यूज की गई। कैनाल तो आप सब जानते ही हैं, जो वाटर कैनाल्स होती है वो बनाई गई। और ऐसी बहुत सारी कैनाल थी जो उस समय थी नहीं, वो बाद में बनाई गई। एक्चुअल में जैसे देखो, मान लो ये एक कोई पर्टिकुलर जगह है और यहां तक पहले से एक्वेटिक सिस्टम था, और यहां पर भी एक्वेटिक सिस्टम है, तो पहले ऐसे घूम के जाना पड़ता था। ठीक है, तो उस समय क्या करने लगे, यहां से बीच में से क्या कर दी, कैनाल बना दी। तो अब यहां से यहां आसानी से जाया जा सकता है। तो इस तरीके से इंग्लैंड में एक टाइम ऐसा आया कि बहुत सारी कैनाल बनाने लगे। इंग्लैंड को कैनाल मैनिया भी कहने लगे थे। ठीक है, टू मेक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हैवी गुड्स कन्वीनियंट एंड चीपर, कैनाल्स वर बिल्ट। द फर्स्ट कैनाल जो बिल्ड की गई थी उसका क्या नाम था, वर्सली कैनाल। क्या था, वर्सली कैनाल। जो किसने बनाई थी, जेम्स ब्रिदली ब्रिदली जेम्स ब्रिदली नाम के जो कंस्ट्रक्टर थे, उन्होंने ये सबसे पहले बनाई थी। ठीक है, इसी तरीके से एक स्वेज कैनाल बनाई गई, जो किस किस के बीच में थी, अपने मेडिटेरियन सी और रेड सी के बीच में बनाई गई थी। और इनको बनाने वाले थे फर्टिनोद, क्या नाम है, फर्टिनोद द लेस्पेथ। ठीक है, अजीब सा नाम है। ठीक है, तो इन्होंने जो था, उन्होंने ये स्वेज कैनाल बनाई थी। और इस कैनाल के प्रोडक्शन के बाद में, मतलब कंस्ट्रक्शन के बाद में, जो डिस्टेंस थी इंडिया और यूरोपियन कंट्री के बीच में, वो 1/3 रह गई थी। मतलब पहले वही था, पहले से घूम के जाना पड़ता था, कैनाल बनने से सीधा रास्ता डेवलप हो गया। रॉबर्ट फुल्टन करके थे, इन्होंने, रॉबर्ट फुल्टन ने क्या किया था, स्टीम बोट का क्या किया था, डिस्कवरी की थी। और जो हुडसन रिवर में क्या की गई थी, चलाई गई थी। इसी के साथ में रेल इंजन की भी डिस्कवरी हो गई। और रेल इंजन बनने के बाद में क्या हुई, रेल जो था वो बहुत ही बड़े, आप सब जानते हैं रेल से ट्रांसपोर्टेशन करना बहुत ही आसान होता है। तो रेल सिस्टम में क्या होता है, आप सबको पता है, आयरन के जो पाथ होते हैं उनके ऊपर रेल चलती है। तो इन्वेंशन ऑफ रेल इंजन विच रन ऑन द पाथ ऑफ आयरन ब्रॉट रिवोल्यूशन इन ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। ठीक है, एक अपने थे जॉर्ज स्टीवेंसन। ठीक है, ये जो थे, उन्होंने स्टीम बेस्ड इंजन बनाया जिसका क्या नाम रखा गया, रॉकेट। और एक अपन को ये क्वेश्चन अच्छे से याद रखना है कि फर्स्ट रेलवे जो कहाँ से कहाँ तक, जो फर्स्ट मतलब रेल ट्रांसपोर्टेशन था, वो कहाँ से कहाँ के बीच में किया गया, मैनचेस्टर से लिवरपूल तक किया गया था। ठीक है, तो ये सारे जो इन्वेंशन है वो किससे रिलेटेड थे, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से। और वो जरूरी था क्योंकि ट्रेड बढ़ने के साथ साथ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन भी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के मोड क्या होने चाहिए, नए बनने चाहिए, फास्ट कन्वीनियंट मोड डेवलप होने चाहिए थे। नेक्स्ट है अपने कम्युनिकेशन सेक्टर। तो देखो, कम्युनिकेशन आप सब जानते हैं कि जब इतना जब ज़्यादा मतलब डेवलपमेंट हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन भी सब हो गया, ट्रांसपोर्टेशन भी सब सही हो गया, तो अब कम्युनिकेशन क्यों स्लो रहे। तो सबसे पहले सैम्यूल मॉर्स थे, उन्होंने टेलीग्राफिक इक्विपमेंट बनाए। और ग्राम बेल आप सब जानते हैं, इन्होंने क्या बनाया था, टेलीफोन। ठीक है, लास्ट 2 क्वेश्चन और लेते हैं। एक, इंग्लैंड को कैनाल मेनिया क्यों कहा गया किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। तो इन इंग्लैंड फ्रॉम 1788 टू 1796 सेवरल कैनाल वर बिल्ट। और ये क्यों बनाई गई थी, ताकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की डिमांड के हिसाब से अपन क्या कर सके, ट्रांसपोर्टेशन कर सके। सो दिस पीरियड वाज नॉन एज कैनाल मेनिया, और इसको क्या बोला गया, कैनाल मेनिया बोला गया। एक अपने है नेक्स्ट, रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। मतलब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के रिजल्ट क्या थे, मतलब किस किस कैटेगरी में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ। तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव देखेंगे, उसका पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव देखेंगे, सोशल पर्सपेक्टिव देखेंगे, और कंसेप्चुअल पर्सपेक्टिव देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला देखते हैं इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड कॉमर्स इंक्रीज हुआ। मतलब जो गुड्स का प्रोडक्शन था वो बढ़ने लगा, और साथ में उसका एक जगह से दूसरी जगह कॉमर्स, मतलब जो ट्रेड था वो भी बढ़ा। ये अच्छी चीज थी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की, लेकिन उसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी कह सकते थे। इकोनॉमिक इम्बैलेंस बहुत बड़ा। इकोनॉमिक इम्बैलेंस का मतलब है जो
मतलब अमीर लोग थे वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गए और जो गरीब था वो और ज़्यादा गरीब हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो डेवलपमेंट था वो ज़्यादातर अर्बन जगह पर हुआ था, रूरल जगह पे जो डेवलपमेंट था वो हुआ नहीं। इससे रूरल और अर्बन के बीच में जो गैप था वो और ज़्यादा बढ़ गया। कॉटेज इंडस्ट्री बोले तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी वो बुरी बुरी तरह से क्या हो गई, बंद हो गई। क्योंकि अब जो बड़ी जो इंडस्ट्री थी उनमें मशीनों से काम होता था, फास्ट काम था, प्रोडक्शन ज़्यादा होता था, कम टाइम पे प्रोडक्शन होने लगा, चीपली प्रोडक्शन होने लगा। तो कॉटेज इंडस्ट्री जो थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। एक इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म भी बढ़ा, मतलब जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां थी उनके पास में जो कैपिटल था वो ज़्यादा इकट्ठा होने लगा। जो मार्केट में वो डिस्ट्रीब्यूशन था वो बिल्कुल ही क्या हो गया, हट गया, मतलब जो इवन डिस्ट्रीब्यूशन था वो कम हो गया। नेक्स्ट देखते हैं पॉलिटिकल पर या पॉलिटिक्स पर क्या इफेक्ट पड़ा इसका। तो जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने लगा तो लोग समझने लगे, डेमोक्रेसी के फायदे समझने लगे, तो डिमांड फॉर डेमोक्रेसी जो थी वो इंक्रीज होने लगी। और धीरे धीरे मतलब जगह जगह पर जो सिस्टम था पॉलिटिक्स में वो डेमोक्रेसी की तरफ डेवलप होने लगा। जो मिडिल क्लास लोग थे वो भी क्या होने लगे, नेता वगैरह बनने लगे, मतलब पॉलिटिकल एम्बिशन स्टार्ट हुआ उनका भी। एक कॉलोनियल कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया, क्योंकि कॉलोनी से क्या होता था, गुड्स भी मिलता था, रॉ मटेरियल वहाँ पे वापस सेल करने के लिए मार्केट भी मिलता था। तो जो जो कंट्री बड़ी बड़ी थी, जो कॉलोनियल पावर थी, उनके बीच में और कंपटीशन बढ़ने लगा। एक जो लेबर्स थे, जो वर्कर्स थे, वो सब यूनाइटेड होने लगे और साथ ही साथ में अपनी रिक्वायरमेंट के लिए आवाज भी उठाने लगे। नेक्स्ट अपन लेते हैं सोशल प्रोस्पेक्टिव, मतलब समाज पे क्या इफेक्ट पड़ा। तो देखो समाज जो है उस पर भी कुछ अच्छा इफेक्ट नहीं था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का। जो लोगों की मॉरल वैल्यू थी वो कम होने लगी, जॉइंट फैमिली थी वो डिस्ट्रॉय होने लगी, चाहे विलफुली कहे या से जबरदस्ती कहे, मतलब लोग काम के लिए एक दूसरे से दूर जाने लगे। और जो यूनाइटेड जो फैमिली थी, बड़ी बड़ी फैमिली थी, अब लोग छोटी छोटी फैमिलीज में रहने लगे, मतलब जॉइंट फैमिली कम हो गई थी। ह्यूमन रिलेशनशिप थे वो भी कम होने लगे, नए कल्चर डेवलप होने लगे थे। और मतलब गांवों से जो थे लोग शहरों में आने लगे, अब उनके पास रहने के लिए जगह नहीं थी, तो जो स्लम एरिया था वो बहुत ही इंक्रीज होने लगा। तो ये इसके सोशल प्रोस्पेक्टिव थे किसके, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के। नेक्स्ट लेते हैं कंसेप्चुअल क्या था। तो सोशलिज्म इमर्ज हुआ और इकोनॉमिक लिबरेशन हुआ। ठीक है, ये दो अच्छे पॉइंट थे जो कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से हुए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ इंडिया बिफोर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले इंडिया की सिचुएशन बाकी कंट्री के कंपेयर में बहुत अच्छी थी, क्योंकि इंडिया में जो थे कॉटेज इंडस्ट्री बोले तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी, बहुत ही ज़्यादा डेवलप थी। लोग हाई क्वालिटी के आयरन और स्टील बनाते थे। जैसे आपको पता हो तो दिल्ली में आयरन पिलर है जो अभी भी है और उसमें बिल्कुल रस्टिंग वगैरह कुछ भी नहीं लगी थी। डैम और ब्रिज वगैरह भी अपने इंडिया में बनाए जाते थे। ठीक है, और इंडिया में स्टार्टिंग से ही क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ये नॉलेज था उनके पास कि जो सीड की अच्छी वैरायटी यूज करेंगे तो ज़्यादा अच्छे क्या मिलेंगे, प्रोडक्ट मिलेंगे। मिक्स फार्मिंग यूज करते थे जिसमें वो एग्रीकल्चर के साथ में क्या करते थे, एनिमल हस्बेंड्री भी यूज किया करते थे। तो ये इंडिया में स्टार्टिंग से था। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले इंडिया की सिचुएशन देखी जाए तो अच्छी थी। ठीक है, नेक्स्ट है हु गेव द टर्म इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो जॉर्जिस मिस्ले और कैड्रिक इंजिम, इन दोनों ने क्या दी थी, ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जो टर्म था वो दिया था। ठीक है, इसी के साथ अपने ये चैप्टर जो होता है पूरा कंप्लीट होता है, क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ एक ही टॉपिक अभी आपको करना है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, एक क्वेश्चन तो आपके पक्का ही है क्योंकि 2 नंबर का है ही है। तो पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करें और अच्छे से उसको समझ के फिर आप पॉइंट के आसपास तो खुद मन से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले चैप्टर के वीडियो में। तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।